तो आपके बैच में देखिए कैसे कैसे क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इधर ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे। क्लास 12th में ए पोर्शन होता है फर्स्ट इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, दूसरा पोर्शन ये है फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है आपका ऑप्टिक्स, फोर्थ है आपका मोटर। ये 4 पोर्शन है नहीं, किसमें क्लास 12th में, और क्लास 11th में मैकेनिक्स, हीट और बेस, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे। सबसे पहले ऑप्टिक्स पढ़ा रहा है, सबसे पहले आपको ऑप्टिक्स पढ़ा रहा है। इसमें सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है, एक ज्योमेट्रिकल है, दूसरा वेव, वेव ऑप्टिक्स, ये है 2 चैप्टर नहीं, यही है। तो इसको सीख लेना है अच्छे से, ठीक है। और जो भी इसमें से कितना क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आएगा, वो बतलाते रहे। यहीं पे हम पढ़ा देंगे आपको थर्ड में एसएचएम, और यहीं पर पढ़ाएंगे वेव, वेव मतलब साउंड नहीं, छोटा सा पोर्शन है नहीं, 11th का है ये दोनों, ठीक है ना। जो सीखे हुए पहले से सीख सकते हैं, और नहीं सीखे हुए तो नहीं, पहले से सीखे हुए तो अच्छा है, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और नहीं जिनका सीखा हुआ है तो पढ़ा दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे तो आगे, ठीक है ना, क्या पढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न, या जो भी पढ़ाना रहेगा पढ़ाएंगे। ये चलिए अब आगे ले चल रहे हैं। जो चैप्टर है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्या नाम है चैप्टर का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नहीं, सब लोग को मिला हुआ है, क्योंकि हम लोग 10th में इससे पढ़ के आगे निकले हैं, ठीक है। मेन रूप से आप समझते हैं मिरर, लेंस, प्रिज नहीं, यही सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से कोई भी एग्जाम देंगे, या फिजिक्स के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एग्जाम भी दिखा देते हैं, ठीक है ना, जैसे बोर्ड एग्जाम नहीं, तो बोर्ड एग्जाम में इसका जितना भी क्वेश्चन रहेगा नियर अबाउट, ठीक है ना, 70 मार्क्स का पेपर अगर फिजिक्स का है, ठीक है ना, तो उसमें 10 मार्क्स के पेपर रहेंगे, किससे, इसी चैप्टर से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नीट का एग्जाम जो भी लोग देंगे, तो नीट के एग्जाम में आउट ऑफ 45 मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मिलेगा आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। जो जेईई मेन का पेपर
देंगे। 2 क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, और जो जेई एडवांस लिखेंगे एडवांस, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा आउट ऑफ 36। जेई एडवांस में फिजिक्स में नियर अबाउट 36 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें रहेगा आपको कितना, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो यही एग्जाम के व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल चैप्टर है लेकिन एग्जाम में फंसा देता है। ठीक है ना, एग्जाम में मतलब सिंपल एकदम बहुत सिंपल रहेगा तो बनेगा, और थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन बनाया हुआ स्टूडेंट का रहता नहीं, इसलिए एग्जाम में बनता नहीं। ठीक है ना, इसलिए इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तकरीबन 200 के आसपास क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में, तब जाके ये चैप्टर अच्छा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पहला टर्म जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला टर्म क्या पढ़ेंगे इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडिया। तो ये रेशियो के टर्म में डिफाइंड होता है। चलिए देखिए, लिखते हैं, इट इज defined as the ratio of velocity of light. It is defined as the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium. It is denoted by mu। इसको डिनोट करते हैं कैसे, म्यू से। म्यू का क्या मतलब होता है, तो म्यू का यही मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको डिनोट करते हैं सी से, किसको, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट करते हैं सी से, और इसको डिनोट करते हैं भी। तो म्यू बराबर होता है सी बाई भी। म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई भी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम।
चलिए आइए देखते हैं इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, किसका, म्यू का। चलिए देखते हैं, सी बराबर हम लोग पढ़ लिए म्यू बराबर सी बाई जी, यही हम लोग पढ़े। म्यू का क्या होता है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू। चलिए सी का क्या होता है, डायमेंशन एल टी माइनस वेलोसिटी का कितना होता है, इतना होता है, एल टी माइनस 1। नीचे भी वेलोसिटी है तो उसका भी वही होगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या आ गया, डायमेंशन लेस। और क्या हो गया, यूनिट लेस। म्यू क्या होगा, यूनिट एंड डायमेंशन लेस। कुछ पॉइंट है रिगार्डिंग म्यू। चलिए क्या होता है, म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। म्यू डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या मतलब, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू, ये होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना होता है 4/3। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 1.5 या 3/2। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 1। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 1। अब देखा जाए वाटर, थोड़ा सा वाटर ले या बहुत ज्यादा वाटर ले, नहीं थोड़ा सा वाटर मतलब थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है ना। एक ग्लास वाटर ले, एक बकेट वाटर ले या पूरा रिवर का वाटर ले, वाटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, नहीं, कम ले ज्यादा ले उस पर डिपेंड नहीं करता, उतना ही होगा। तो यही बताया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, नहीं वो अमाउंट पे, मटेरियल के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। चलिए दूसरा, इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस। ये क्या होता है, यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, कौन, म्यू। चलिए लिखिए तब आगे चलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलो दुर्गेश तुमको हम बाहर कर दे रहे हैं, 11th का ये नहीं है क्लास।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एंड वेक्टर। Calculation of velocity of light in medium and also in vacuum। चलिए तो देखिए क्या होता है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तीन एक्सिस दिखाया गया है, तीन डायरेक्शन दिखाया गया है, एक्स वाई और जेड। अब देखा जाए, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग मान ले रहे हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में। वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग मान लें, वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग मान लें मैग्नेटिक फील्ड। वाई डायरेक्शन में कौन है, एक्स एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक। तो इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों ऑसिलेट करता है। उस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन होगा, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। इधर कौन होगा, तो इधर होगा लाइट, इधर लाइट ट्रेवल करेगा। है समझ लो, इस दोनों के परपेंडिकुलर कौन चलेगा, लाइट चलेगा। होता क्या है इन वैक्यूम, होता क्या है इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऑसिलेट करता है। इन वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, और दोनों किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और उस दोनों पे परपेंडिकुलर कौन होता है, लाइट आगे प्रोपागेट करता है, मूव करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब इसी को लिखते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are oscillating। Electric field, electric and magnetic field are oscillating in perpendicular direction, in perpendicular direction, in perpendicular direction to each other, in perpendicular direction to each other, and light propagate। क्या हुआ, ऑसिलेटिंग मतलब, ऑसिलेटिंग मतलब एसएचएम करना, मूव करना, ऑसिलेट करना नहीं। जैसे कोई पार्टिकल है ऑसिलेट करता है नहीं, स्प्रिंग से मास को बांध देंगे, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करना मतलब आगे पीछे, ये पॉइंट है तो यहाँ के अबाउट इस तरीके से आगे पीछे मूव करना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन to each other and light propagates in perpendicular to both of the field, and light propagates in perpendicular to both of the field।
लाइट क्या होगा, उस दोनों पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए अब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में या मीडियम में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और मीडियम दिस इज गिवन बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम is given by the velocity of light in vacuum is given by, चलिए क्या होता है तो देखो, C बराबर होता है 1/अंडर रूट म्यू नॉट गुना इप्सिलॉन। C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी और इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा, तो 1/अंडर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। चलिए अब और देखते हैं। भी बराबर क्या होता है, या इसी को कहें वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन, भी बराबर होता है 1/अंडर रूट, भी बराबर होता है 1/अंडर रूट म्यू गुना इप्सिलॉन। ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, 1/अंडर रूट म्यू गुना इप्सिलॉन। इप्सिलॉन होता है परमिटिविटी इन मीडियम और म्यू होता है परमिएबिलिटी इन मीडियम। चलो बोलो बोलो दुर्गेश, तुम्हारा बैच आज नहीं है, कल है, नहीं पता है बैच के बारे में, बात कर लेना 9 बजे, ठीक है ना। आज बैच ही नहीं इसलिए निकाल दिया 12th का बैच। चलिए देखिए
भी तो समझ रहे थे क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू क्या था, ये था परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, ये है परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू का वैल्यू क्या होता है, तो म्यू का वैल्यू होता है म्यू नॉट गुना म्यू आर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है परमीएबिलिटी। ये म्यू क्या होता है, परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू नॉट क्या है, तो ये है परमीएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। म्यू आर क्या बोलते हैं, म्यू आर हो गया म्यू बाई म्यू नॉट, यही हो गया ना। ये रेशियो है इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव परमीएबिलिटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ द परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये है परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये है। चलिए इप्सिलॉन क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट गुना इप्सिलॉन आर, ये क्या है, परमीटिविटी ऑफ द मीडियम। इप्सिलॉन नॉट क्या है, परमीटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इप्सिलॉन आर क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये बस नाम था, म्यू क्या था, इप्सिलॉन क्या था, वो नहीं। चलिए ये तो नाम था, नाम बस लिख दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हम लोग भी बराबर हम लोग क्या लिखे थे, इतना लिखे थे। भी क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में वेलोसिटी का लाइट। अब इसको और देखिए लिखने जा रहे हैं, म्यू को क्या लिखेंगे, म्यू को लिखेंगे म्यू नॉट गुना म्यू आर। म्यू को क्या लिख दिए, म्यू नॉट गुना म्यू आर। इप्सिलॉन को क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन नॉट गुना इप्सिलॉन आर, ऐसा लिखिए। अब और देखिए, इसको बाहर कर देते हैं, बाकी कौन बच गया, ये बच गया। ये अब क्या होता है, ये जो है ये है भी इधर, इसको बोलते हैं सी। ये जो टर्म था इसको क्या बोलते हैं, सी, और उसको बोलते हैं म्यू
म्यू आर गुना एप्सिलॉन। चलिए अब और आगे लिखते हैं, देखिए अंडर रूट म्यू आर गुना एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं पी बाई। इसी का क्या नाम है, याद है कुछ? यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, नहीं तो यही है। अब चलते हैं, देखते हैं इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। यूनिट एंड डायमेंशन, किसका यूनिट और किसका डायमेंशन। सी बराबर क्या होता है? सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इक्वल क्या है? 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? तो यहां से लिख लेते हैं, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट बराबर, बोलिए कितना? कितना हो गया? 1 बटा म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट बराबर, यही हो गया, यही हो गया ना। चलिए अब और देखते हैं। यहां से हम करने जा रहे हैं म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। अगर डायमेंशन लिखे तो सी का, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो कितना आ जाएगा बोलिए? एल के पावर कितना? -2, सी के पावर, सी के पावर। ये है डायमेंशन किसका? म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। यूनिट क्या होगा? म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। इसका यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, उसका होल स्क्वायर है। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड के पावर कितना? नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो पावर कितना? -2। तो ये हो गया डायमेंशन और ये हो गया यूनिट। चलो आया समझ में? ये सब तो पढ़ा हुआ है पहले ही यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में, नहीं? यस सर। चलिए और आगे चले चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी बराबर क्या लिख रहे थे? ये लिखे थे। तो म्यू इंटू इप्सिलॉन का क्या यूनिट और क्या डायमेंशन होगा? तो इसका भी वही होगा, म्यू इंटू इप्सिलॉन। ये हो गया 1 बटा भी स्क्वायर। डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो एल टी -1 के पावर 2। ये आ गया कितना? L-2 T। और अगर यूनिट लिखना चाहें
तो यूनिट लिख सकते हैं, म्यू इप्सिलॉन का यूनिट, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड के पावर कितना, ठीक है, यही पढ़ा। चलिए, तो यही था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। चलिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो मान ले रहे हैं कि ये क्या है, एक मीडियम है, मीडियम 1, और ये क्या है, मीडियम 2। मान लीजिए कि क्या है, ये दो मीडियम है और बीच में एक लाइन है जो मीडियम बाउंड्री है। अब देखा जाए, ये है नॉर्मल और ये है लाइट। लाइट क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है किसी मीडियम में, और बाउंड्री से मिलने के बाद अगर यही लाइट रे उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है, बाउंड्री से मिलने के बाद अगर वही लाइट रे उसी सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको लिख भी देते हैं, if any light incident in any medium, if any light incident in any medium, if any light incident in any medium, and after meeting the medium boundary, if any light incident in any medium and after meeting the medium boundary, if it return to the same medium, if it return to the same medium, then the process is known as the reflection of light. Then the process is known as, कोई भी लाइट रे अगर किसी मीडियम में इंसिडेंट कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, और अगर मीडियम बाउंड्री से मिलने के बाद लाइट रे उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं लाइट का। हम लोग पहले से पढ़े हुए।
चलिए आगे बढ़े। चलो अमीश, आवाज जा रहा है? अमीश, नैना और सृष्टि, क्लास 11th नहीं है आज, क्लास 12th चल रहा है, कल क्लास 11th होगा, ठीक है ना? बैच के बाद बात कर लीजिएगा। आपका बैच का टाइम हो गया है ट्यूजडे अल्टरनेट 7 to 9 AM, इसलिए यहाँ से स्टेप हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ये भी हम लोग सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं। रिफ्लेक्शन का कितना लॉ सुने हैं? 2 लॉ सुने हैं, नहीं वही 2 लॉ है, तीसरा लॉ तो बनेगा नहीं क्या? लेकिन उसमें कुछ पॉइंट है जो हम लोग सीखेंगे। पहले इसको तो देख लेते हैं 2 लॉ क्या 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 है। 2 लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई बराबर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं आई बराबर क्या? आर। तो ये है पहला रूल। दूसरा आइए देखिए, दूसरा क्या पढ़े? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री। ये सब एक ही प्लेन में होता है, या इसी को बोलते हैं आर को प्लेनर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री, नॉर्मल टू द बाउंड्री आर को प्लेनर टू ईच अदर। ये सब क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है। तो ये 2 लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री आर कोप्लेनर टू ईच अदर। चलिए तो देखते हैं इसको। ये है आपका, और ये है आपका नॉर्मल। ऊपर है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा उसका, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और नीचे वाले का μ। इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं इंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? तो ये है नॉर्मल टू द बाउंड्री। ये क्या है? नॉर्मल टू द बाउंड्री। चलिए, नॉर्मल से ये जो एंगल बनाता है यही है आई।
और ये इससे जो बनाता है यही है आर। यही आई बराबर क्या होता है, आर होता है। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होता है, एक प्लेन में होता है, कोप्लेनर होता है, या तीनों एक ही प्लेन में होता है। तो ये है आपका। चलिए इसमें 4-5 पॉइंट और है जो हम लोग नहीं पहले से सुने हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो और दूर दूर बैठो, इधर बैठो। क्या कोरोना खत्म हो गया थोड़ा, उससे भी एक निकलो अलग, दो से ज्यादा नहीं बैठना है। चलो निकलो और दूर दूर बैठो सब। नहीं, सबका कोरोना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो पढ़ा लिखा सब खत्म, जीरो। नहीं, चलिए इसमें 3-4 पॉइंट है जिसको बतलाने जा रहे हैं। क्या क्या है तो समझते हैं। उससे पहले 4 पॉइंट बतलाए, उससे पहले हम लोग इसमें एक सीखते हैं, ठीक है ना। क्या सीखते हैं अलग से, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। कैलकुलेशन ऑफ velocity and wavelength, calculation of velocity of light, calculation of velocity and wavelength of light in any medium। क्या वैल्यू होता है ये, वैक्यूम में क्या होता है वैल्यू, और इसमें क्या होता है। तो आइए देखो, C बराबर होता है F गुना लैम्डा। सुना है ऐसा। और एक और फार्मूला बतलाने जा रहा है, V बराबर F डैश गुना लैम्डा डैश। ये C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायरेक्शन। ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। नहीं, ए एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये तीनों कौन कौन है, सी एफ लैम्डा, ये तीनों कहाँ है वैक्यूम में। अब इधर देखा जाए, एफ डैश क्या होता है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये है लाइट इन, और उसके बाद है लैम्डा डैश। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम।
एक तरफ तीनों वैक्यूम में है और दूसरी तरफ तीनों क्या है, मीडियम में। नहीं, अब आइए देखिए क्या होता है। चलिए लिख लिए यहाँ तक। चलिए अब जो मीडियम में वेलोसिटी होता है वो देखिए क्या होता है। जो मीडियम में वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, जो भी बराबर है ये क्या हो जाता है, मीडियम में वेलोसिटी घट जाता है। कितना टाइम्स, न्यू टाइम्स। मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। मीडियम में देखिए जो वेवलेंथ होता है, मीडियम में जो वेवलेंथ होता है कैसे डिनोट करते थे, लैम्डा डैश है ना। ये वैक्यूम में है, ये क्या होता है, घट जाता है। तो वैक्यूम में जो भी वेलोसिटी और वेवलेंथ है, मीडियम में क्या होगा, म्यू टाइम्स घट जाता है। और तीसरा टर्म कौन सा था, फ्रीक्वेंसी। तो ये एफ डैश और एफ, ये क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम, it only depends on, it only depends, it only depends on source of light, it only depends on source। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। अलग अलग सोर्स का लाइट होगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। अलग अलग सोर्स का लाइट मतलब एक ट्यूबलाइट से लाइट आ रहा है, ट्यूबलाइट से आ रहा है ना लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। दूसरा सन से भी लाइट आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। तीसरा और भी कोई सोर्स हो सकता है, नहीं, जैसे कोई बॉडी है, मेटल का ब्लॉक है, उसको गर्म कर दीजिए, पूरा रेड हो जाएगा, उसको बाहर निकालिए, नहीं, उससे भी कुछ क्या होगा, हीट या लाइट निकलेगा। तो सोर्स पे डिपेंड करता है, यानी अलग अलग सोर्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। नहीं, तो ये है, क्या है समझ में, इसमें क्या बतलाया गया, वेलोसिटी किसी मीडियम में क्या होगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में घटेगा, कितना टाइम्स, म्यू टाइम्स। वेवलेंथ क्या होगा, किसी मीडियम में वैक्यूम के रिस्पेक्ट में घट जाएगा, कितना टाइम्स, म्यू टाइम्स। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट, अनचेंज होगा। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन में 4 पॉइंट है, उसी के बारे में बतलाने जा रहा है। रिफ्लेक्शन में 4 पॉइंट है, उसी के बारे में बतलाने जा रहा है। Some important points in reflex, चलिए यही बतलाने जा रहा है। पहला पॉइंट क्या है, ये तो आप समझ ही रहे हैं, नहीं, ये लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे, और ये है अब देखा जाए, इंसिडेंट रे दिख रहा है फिगर में, और रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रहा है फिगर में। क्या दोनों का मीडियम सेम है कि चेंज कर गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का मीडियम क्या है,
तो दोनों का वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे का वेलोसिटी और वेवलेंथ इंसिडेंट रे के वेलोसिटी और वेवलेंथ के इक्वल होगा, बराबर होगा। आया समझ में? रिफ्लेक्शन में चूंकि मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में चूंकि मीडियम चेंज नहीं होता, इसलिए वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या होगा, सेम होगा। पहला पॉइंट है, इसको लिख देते हैं। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, velocity and wavelength of the reflected ray doesn't change because medium is not changing। तो ये है पहला पॉइंट। वेलोसिटी और वेवलेंथ होगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का, वो क्या होगा, सेम होगा। दूसरा आइए फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज कर जाएगा या वही रहेगा? दो लाइट देख रहे हैं, ये है लाइट 1, यही ना लाइट 1, और ये है दूसरा लाइट 2। एक है इंसिडेंट और दूसरा है रिफ्लेक्टेड। क्या दोनों लाइट एक ही सोर्स का लाइट है? क्या दोनों लाइट एक ही सोर्स का है? एक ही सोर्स का यस सर। नहीं, बस वही लाइट आ रहा है, मिरर से क्या हो गया, रिटर्न हो गया, या किसी मीडियम बाउंड्री से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। लाइट तो एक ही सोर्स का। तो फ्रीक्वेंसी किसका किसका, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे का क्या होगा, सेम होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर, frequency of incident ray and reflected ray are same। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट पे क्या है, तो ये है इंटेंसिटी। नाम सुने? इंटेंसिटी मतलब सबसे सिंपली समझिए एनर्जी। नहीं, सबसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं एनर्जी। नहीं, इंटेंसिटी क्या होता है, मतलब जो लाइट आ रहा है उसके पास एनर्जी कुछ होगा, वो एनर्जी क्या होगा, पहले के रिस्पेक्ट में घट जाएगा, जो लौट रहा है रिटर्न हो रहा है उसका इंटेंसिटी पहले के रिस्पेक्ट में घट जाएगा या बढ़ जाएगा या वही सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर लाइट क्या हो रहा है 100% रिटर्न बैक हो जा रहा है, नहीं जैसे मिरर है या कोई मीडियम है, नहीं जैसे वाटर सरफेस है या कोई मेटल है, सनलाइट आता है रिटर्न हो जाता है, हो सकता है कुछ लाइट क्या हो जाए उसमें आगे पास भी कर जाए। तो अगर लाइट का 100% रिफ्लेक्शन होता है, लाइट 100% क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो जो रिटर्न लाइट होगा उसका इंटेंसिटी पहले के इक्वल होगा, बराबर होगा। और अगर पार्शियल रिफ्लेक्शन होता, मतलब पहले के रिस्पेक्ट में टोटल 100% क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो उस केस में इन रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटेंसिटी हो जाएगा पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इंटेंसिटी जो रिफ्लेक्टेड रे का है, कौन है रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड, जो रिफ्लेक्टेड रे सेकंड है उसका इंटेंसिटी या तो पहले के इक्वल होगा या पहले से घट जाएगा, पहले से बढ़ेगा कभी नहीं।
राइट। कब इंटेंसिटी इक्वल रहेगा? जब 100% रिफ्लेक्शन हो। और कब इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा? जब पार्शियल रिफ्लेक्शन हो। चलिए एक और टर्म होता है, ठीक है ना, उसको हम आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले लिख देते हैं। पार्शियल होता है। चलो क्या हल्ला करने लगा? पार्शियल सर। क्या? पार्शियल। आईसी? आईसी कहाँ से आ गया? पार्शियल सर, पार्शियल। इंटेंसिटी बोल रहा है ना? नहीं सर, पार्शियल आप बोले कि पार्शियल में सर पूरा रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वही सब पूछ रहा है। चलो अच्छा, बतलाते हैं, पहले लिखने दो। इफ लाइट इफ लाइट इज 100%, if light is 100% reflect, if light is 100% reflect, then intensity and amplitude of the reflected array is same as that of the incident array. But in case of partial reflection, intensity and amplitude of the reflected array is decreases. In case of partial reflection, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। बट इन केस ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज डिक्रीजेज। चलो जो लिखना है लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इंटेंसिटी और ये है एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है?
तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर, नहीं? इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, हर जगह मिलेगा इंटेंसिटी, साउंड में हर जगह मिलेगा, ठीक है? इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पूरा हर जगह मिलेगा, ठीक है? वेव का टर्म है क्या? इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, नहीं? तो ये सब। तो इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा तो इंटेंसिटी घटेगा तो एम्पलीट्यूड भी घटेगा, और अगर 100% रिफ्लेक्शन होगा तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट। अब चौथा पॉइंट है इसमें, वो भी समझना है, फोर्थ पॉइंट है वो भी समझना। फोर्थ पॉइंट, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। चलिए, तो फेज पहले देखते हैं, ठीक है? या पहले लिख देते हैं। if light incident in any rarer medium, if light incident in any rarer medium and return from the and return from the and return from the boundary of and return from the boundary of denser medium and return from the boundary of denser medium, then and return from the boundary of denser medium, then phase of the reflected ray, then phase of the reflected ray is changing by pi radian। चलिए, क्या बोला जा रहा है? अगर लाइट रेयरर मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है और डेंसर मीडियम के बाउंड्री से रिटर्न हो रहा है, तो वहां क्या होगा? लाइट का फेज बदल जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे का फेज बदल जाएगा। तो ये फेज क्या होता है समझिए। जैसे सपोज कीजिए ये है लाइट, ये आ रहा है इससे ऐसे। अब यहां देखिए कैसे आ रहा है, यही है। ये लाइट ऐसे आ रहा है और ये इधर जा रहा है। लाइट कैसे आ रहा है? इधर आ रहा है। जब रिटर्न हो रहा है तो देख रहे हैं उलट जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। लाइट जब रिटर्न होके जा रहा है, पहले ऊपर था ना, जो वेव है वो शेप है वो किधर है? ऊपर है। अब किधर हो गया? नीचे। तो यहाँ फेज चेंज होगा। ऊपर वाला कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। ऊपर वाला कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। नीचे वाला कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। फेज चेंज कितना हुआ? पाई रेडियन, या इसी को बोलेंगे 180।
और अगर डेंसर मीडियम में आ रहा है, रेयरर के बाउंड्री से रिटर्न होगा, तो वहां फेज चेंज नहीं होगा। इफ लाइट प्रोपागेट्स या इंसिडेंट if light incident in any denser medium and return from the boundary of rarer medium, then phase of the light, phase of the reflected ray is not changing। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ आ रहा है समझ में? जो वेव पल्स दिख रहा है ऊपर है, और रिफ्लेक्शन के बाद भी ऊपर ही है, नीचे नहीं है ना, है ऊपर। ये जो लाइन है उसके ऊपर है। तो ये है डेंसर मीडियम। ऊपर वाला मीडियम कौन सा था? ये है डेंसर। नीचे वाला मीडियम क्या है? रेयर। यहाँ क्या हो गया? फेज चेंज। क्या हो गया? फेज चेंज 0 हो गया। फेज चेंज क्या हो गया?